हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग का बिहार एसआईपीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। प्लस आपका घटना चक्र का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कल परसों आई थिंक नहीं चला था प्रैक्टिस आपका, तो आज से आप सभी लोग का कंटिन्यू चलाया जाएगा। तो इसके यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था आपका आधुनिक भारत का। तो इसको आप अगर नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट भी बन गया है इसका, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आगे से यानी नेटिव मैरिज एक्ट से हम शुरू करेंगे। इसको आगे देखेंगे क्या है इसमें, आगे क्या क्या पॉइंट को दिया गया है। इसको आप अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं आपका घटना चक्र का, तो कहीं ना कहीं आपका जो जीएस का पोर्शन है वो अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। प्लस मैं आपका करंट अफेयर का भी जल्द ही शुरू करने वाला हूं, ताकि 20 से 25 क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर का आता है अब एसआईपीटी में, वो भी आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, कहीं भी चूकना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करना है और जहाँ से क्वेश्चन मिले वहीं से समेट लेना है। समझ पा रहे होंगे सभी लोग, यानी कमियां कहीं से नहीं करना है, सभी को कलेक्ट करते हुए चलना है। जितना रिवीजन होगा उतना आपका अच्छा से अच्छा क्लियर होता चला जाएगा। चलिए देखते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु 14 वर्ष से यानी 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया यानी कहा जाता था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। जो उस टाइम नेटिव मैरिज एक्ट था, उस टाइम लड़कियों का जब विवाह था न्यूनतम 14 वर्ष था और लड़कों का 18 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन अभी क्या है, फिलहाल में 18 से दोनों लोगों को 18 ही वर्ष है। शारदा अधिनियम देखा जाए तो शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम सीमा थी वो 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब आते हैं अगला, यानी थियोसोफिकल सोसाइटी देख लेते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेस्टकी, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्लॉन, जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। आगे देख लेते हैं। अगला है कि इस सोसाइटी के संस्थापक ने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट इंडिया यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। रनाडे के शिष्य थे, यानी गुरु पूछा जाए तो आप रनाडे मारिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेज के 21वें अधिवेशन जो वर्ष 1905 में बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है कि गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो 1774 में। किसको? तो वारेन हेस्टिंग को, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए अगला है कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1833 के। अगला है कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, भारत का। नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक थे।
अगला है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित है। किससे? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति से। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कौन सा स्थापना किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। अगला है कि कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया था। अगला देख लेते हैं कि कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 4 प्रांतीय न्यायालयों की कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में। अगला देख लेते हैं कि यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1776 से 1793 ईस्वी तक 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में हो गई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अगर आप गाजीपुर से हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका यहीं पर कब्र बना दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अगला देख लेते हैं बसिन की संधि। ये इम्पोर्टेंट है कि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी बसिन की संधि दिसंबर 1802 में। अगला है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, उसके बाद बरार के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मक्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। ये सभी थे, सभी को आपको याद रखना है। अगला है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 ईस्वी के बीच में चला था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो संगोली की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सी संधि? संगोली की संधि। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलियम बैटिंग ने कैप्टन स्लीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। किसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए नियुक्त किया था? तो ठगों के विरुद्ध, और कैप्टन स्लीमेन ने। नेक्स्ट है कि 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1843 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, दास्ता को अवैध। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है टिक लगा दिया गया है, देखा जाए तो पूरा आप इसको अच्छे से देख लीजिए। संगठन, स्थापना और संस्थापक। इंडिया हाउस 1904 में लंदन में इसका स्थापना हुआ था और संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं। आगे देख लेते हैं अभिनव भारत 1904 में लंदन, बी डी सावरकर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 अमेरिका और तारकनाथ दास। बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस व लीग एंड गवर्नमेंट 1915 काबुल, राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। और बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में टोक्यो में हुआ था, रास बिहारी बोस ने किया था। आप समझिएगा आगे। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। समझते हुए चलिएगा, अच्छे से पॉइंट को याद रखिएगा। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डलहौजी के
वेबगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848, जैतपुर एवं संभलपुर 1849, उसके बाद बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी देखा जाए तो 1853, नागपुर 1854 और जो आपका करौली है वो 1855 में था। अगला है कि प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। और आप सभी लोगों से मैं ये पूछना चाहता था कि जो स्पीडी का जनरल नॉलेज है, सामान्य अध्ययन है, मैं सोच रहा हूँ कि वन लाइनर के हिसाब से अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, तो वहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट और जीएस का जो कंप्लीट होगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी कंप्लीट करा दूं, डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा पेजेस को लेकर के चलूं, ताकि आपका जो जीएस हल्का फुल्का जो छोटा हुआ है, दिमाग से हटा हुआ है, वो आपको याद हो जाए, रिवीजन हो जाए और उस पर धार चढ़ जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग राय दीजिएगा, कोशिश करूंगा उसको जल्द ही शुरू करने का। देखिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि जहां से जीएस इंपॉर्टेंट हो सके उसको मैं आपको कंप्लीट करा दूं, ताकि आप सभी लोग का जो छोटा हुआ है थोड़ा बहुत वो भी कंप्लीट हो जाए। सिलेक्शन लेना है इस बार, कहीं से कुछ छोड़ना नहीं है, सभी को समेटते हुए लेते हुए चलना है। तो आप सभी लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देख लेते हैं कि रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। अगला देख लेते हैं कि डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो इसका मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया था। अब आगे देखते हैं कि धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? तो पूना में। अगला है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड। अगला, लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ था। अगला, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। 1869-72 ईस्वी के काल में 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में जो काल था उसमें पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। अगला पॉइंट है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्यवाही प्रतिदिन यानी कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। अगला पॉइंट है कि चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब डायरेक्टली ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। अगला है कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो करजन प्रशासन की जो तुलना है मुगल सम्राट औरंगजेब से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। अगला पॉइंट, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। इसके संस्थापक द्वारकनाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में M.G. रनाडे तथा G.V. जोशी द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में 1851 में। अगला पॉइंट, इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, उसके बाद राधाकांत देव अध्यक्ष, हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे। ठीक है। अगला है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। कहाँ पे? तो बम्बई में। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, KT तेलंग आदि थे। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे प्रमुख नारे, कथन, वचन तथा संबंधित महापुरुष। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कथन और महापुरुष के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसके देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नोट, इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वेदों की ओर लौट चलो दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। दिल्ली चलो जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। दोनों अलग अलग है, दिल्ली चलो और जय हिंद। ठीक है, दोनों एक में मत लीजिएगा। अगला है कि पूर्ण स्वराज, ये आपका जवाहरलाल नेहरू का है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्त का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, हे राम महात्मा गांधी का है। वंदे भारत यानी वंदे मातरम, यह आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का है। जय जवान जय किसान दोनों एक में है तो लाल बहादुर शास्त्री का है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी का है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से आपका आगे का पॉइंट शुरू होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योम यानी BC बनर्जी द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, इसका कार्यकाल देखा जाए तो 1884 से 1888 ईस्वी के बीच में था। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। अगला पॉइंट, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को प्राप्त है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्षता पद के लिए चुने गए थे। अगला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अंग्रेजी भी पूछा जाता है तो आप जॉर्ज यूले मारिएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। कब किया था? तो 1916 में लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 20 मिनट समाप्त होता है और मैं यहीं तक वीडियो को समाप्त करूँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप कंप्लीट करेंगे तो आपका जीएस भी कंप्लीट होता जाएगा। एक ही बार जब मैं प्रेशर आपको दे दूंगा तो आप चीज़ों को देखेंगे लेकिन आपको कंप्लीट या फिर याद नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से मैं इसको स्टॉप करता हूँ, कल से 1900 इससे स्टार्ट करूँगा। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक ग्रुप में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। जैसा आपको लगे वैसा आप किया कीजिए, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी और लोग भी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए यहीं पर रहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।